Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today we have to lecture in a DC machine and transformer. Lecture number 2. In lecture number 2, we have to study about the topics magnetic flux density, electromagnetic induction, application of electromagnetic induction, Faraday law of electromagnetic induction, and electromagnetism. So we have to start magnetic flux density. Magnetic flux density is defined as the concentration of uniformly distributed flux per unit area of cross-sectional section through which it acts. Flux density is denoted as B and it is given by flux density उस चीज को कहते हैं जब वो एक यूनिट एरिया में उसके क्रॉस सेक्शनल में यूनिफॉर्मली डिवाइडेड हो, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और उसका जो एरिया है उस दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसको हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी को हम B से डिनोट करते हैं और इसका जो मैथमेटिकली फार्मूला है वो है फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। जहां पे मैग्नेटिक, इसके बाद हम जो है यहाँ पे ये शो किया हुआ है B इज इक्वल टू, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि इस वाइज से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वो करते हैं, डिनोट करते हैं। सो B यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। और फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट है वो है टेस्ला, where pi is the flux in Weber and A is the cross-sectional area in the square meter, and the unit of flux density is Weber divided Weber per meter square. This is also called Hesitec Tesla। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Electromagnetic induction or induction is the process in which the conductor is put in a particular position and magnetic field keep varying, or a magnetic field is stationary and the conductor is moving। Electromagnetic induction वो एक प्रोसेस है जिसमें कंडक्टर को एक पोजीशन पे रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका उसके इर्द गिर्द वेरी होता है, चेंज होता है। या तो इस तरह होता है या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को साकिन रखा जाता है और उसके अंदर में कंडक्टर को हरकत दी जाती है। इस प्रोसेस से जो है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस की वजह से हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, या जिसको हम EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। उसी कंडक्टर जो हमने उसके अंदर रखा होता है उसके अक्रॉस हमें ये EMF प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय द माइकल फैराडे इन 1831। 1831 में माइकल फैराडे ने जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था। द इंड्यूस्ड वोल्टेज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो वोल्टेज या EMF प्रोड्यूस होती है उनका जो इन्हिसार होता है इन दो चीज़ों पे होता है। किन चीज़ों पे? द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल ऑफ द वायर।
ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न ग्रेटर द वोल्टेज प्रोड्यूस, यानी वहां पे जो कॉइल्स की जो टर्न्स होती है उसमें उसकी तादाद जितनी ज्यादा होगी तो वोल्टेज, हमारी इंड्यूस वोल्टेज या ईएमएफ भी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और अगर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो फिर हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो भी कम प्रोड्यूस होगा। फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स द इंड्यूस्ड वोल्टेज, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो बार बार चेंज होता है वो भी जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज को जो है इफेक्ट करता है। दिस कैन बी डन बाय ईदर मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर और मूविंग द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, चाहे ये मैग्नेटिक फील्ड को हम घुमाएं या चाहे हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं, दोनों में से किसी एक को घुमाएं और एक को जो है साकिन रखें, तो इस वजह से इसका जो चेंजिंग है, जितनी ज़्यादा चेंज होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक वोल्टेज या इंड्यूस्ड वोल्टेज क्रिएट होंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली कहाँ पे यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये हमारा जो एसी जनरेटर हो जाए उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बुनियाद पर ही काम करता है। यानी अगर कोई एसी जनरेटर वर्किंग कर रहा है तो उसमें जो वे ऑफ प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से है। ठीक है, फिर द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बुनियाद पर ही काम करता है। मोटर्स आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे मोटर्स भी, यानी जनरेटर्स, मोटर्स, ट्रांसफार्मर, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बुनियाद पर ही काम करते हैं। मैग्नेटिक फ्लो मीटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी हमारे जो मैग्नेटिक फ्लो के जो मीटर्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये भी जो है इलेक्ट्रिकल गिटार जैसे हो गए हैं गिटार, ये भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बुनियाद पर ही काम करते हैं और इसमें भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हसूल यूज होता है। सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडे था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या कहते हैं इजाद किया था, यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को माइकल फैराडे ने इजाद किया था। तो उसने जो है जब इजाद किया था तो उसने जो है कुछ इसके लॉज मतलब बनाए थे, उसमें उसके दो लॉ है। Whenever a conductor is placed, first law में है whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, EMF produced and this EMF is called an induced EMF, and if the conductor is closed circuit then the induced current flow through it। ठीक है, फर्स्ट लॉ में उसने कहा था अगर हम किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और इस ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और अगर इस कंडक्टर का पाथ क्लोज होगा, पाथ क्लोज मतलब ये है अगर ये कंडक्टर जो हमने इसको टर्न्स किया हुआ है और इसका पाथ यहाँ पे देखो कंप्लीट हो रहा है, तो कंप्लीट होने की वजह से इस सर्किट में या इस क्लोज्ड पाथ में फ्लो ऑफ करंट भी प्रोड्यूस होगी जो कि यहाँ पे देखो नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट तभी पॉसिबल होती है जब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अगर सर्किट कंप्लीट होगा कंडक्टर का तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगा और ये उसका पहला लॉ था। दूसरे लॉ में उसने कहा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेजेस। दूसरे लॉ में उसने कहा था कि हमारा फ्लक्स जो है जितनी ज्यादा उसके साथ मतलब लीकेज करेगा, यानी जितना फ्लक्स इसके साथ म्यूचुअली वो करेगा, इंडक्शन करेगा, तो उसमें उतनी ही ज्यादा हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। यानी मतलब यह है जितनी ज्यादा फ्लक्स लीकेज होगा तो मतलब उनका लिंक्स होगा उतना ही ज्यादा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा।
यानी फ्लक्स जितना एक दूसरे को कटा करेगा तो इससे हमारा फ्लक्स EMF इंड्यूस्ड EMF भी ज़्यादा होगा। Based on this experiment, we now have a Faraday's law of electromagnetic induction, according to which the amount of voltage induced in a coil is proportional to the number of turns and the changing magnetic field of the coil. इसी लॉ के बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि हमारा जो EMF वोल्टेज है या हमारे जो EMF इंड्यूस्ड EMF वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और उसके मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा उसमें चेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उस कंडक्टर के उतनी ही ज़्यादा हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। यानी अगर इन टर्न्स की तादाद को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है जिसको हम EMF कहते हैं वो भी हमारी इंक्रीज होगी। अगर हम इन नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे तो हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज EMF भी कम होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा है फ्रेड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैथमेटिकली कैसे, यहाँ पे उसने EMF को E से इज इक्वल टू N यानी नंबर ऑफ टर्न्स ज़रबे डी पाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स में टाइम की जो है यानी जितनी चेंजेस होंगे टाइम के यानी डी पाई बाई डी टी, मतलब ये है कि फ्लक्स में जितने चेंजेस होंगे और टर्न्स कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने दिखाया भी है कि E इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन वोल्ट्स, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, pi is the magnetic flux, the amount of the magnetic flux has the surface, and t is the time in second, और t जो है उसका टाइम है और d by dt उसका रेट है जिस रेट से हमारा जो फ्लक्स होता है वो चेंज होता है। The number of turns in the coil's wire is directly proportional to the induced voltage. In other words, greater voltage is generated when the number of turns is higher. यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज भी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बिकॉज विदाउट इट कंपोनेंट्स सच एज रिले सोलेनॉइड्स, इंडक्टर्स, चोक्स, कॉइल्स, लाउडस्पीकर्स, मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिसिटी meters etc. would not work if electromagnetism did not exist. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह अगर ना होती तो हमारी ये सारी चीज़ें जो है कंपोनेंट जितनी भी कंपोनेंट्स हैं हमारे जो भी हमने नाम लिए हैं वो पॉसिबल ही ना होते इनकी बिना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट अकर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंड करती है और जो हमारा चार्ज पार्टिकल के दरमियान यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल के दरमियान में हमारी के दरमियान में जो फोर्स वाक़या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द फोर्स प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू ए सिंपल कंडक्टर सच एज ए पीस ऑफ वायर और ए केबल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स जो होती है वो प्रोड्यूस होती है अगर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में अगर हम किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर को हमने तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स क्रिएट होती है। दिस एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस थ्रू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस एंड स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड मोशन बिटवीन मैग्नेटिक एंड द कॉइल टू प्रोड्यूस ए वोल्टेज। वही बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए ज़रूरी है कि वो मैग्नेटिक और कॉइल जो होगी उसके दरमियान उस दोनों को हमने किसी को मोशन देना होता है। या तो हम मैग्नेटिक को मोशन देंगे और कॉइल को या कंडक्टर को उसमें साकिन रखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और उसी की वजह से हमारे वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। या तो फिर हम कॉइल को साकिन रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को हम उसको मोशन देंगे तो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से हमारे वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द प्रोसेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द करंट इन द कंडक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो खुसूसियत होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वही सिंपल जो है वही टॉपिक है। When a conductor is electrically charged, it generates magnetic line of
फोर्स कंडक्टर। कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो तो वो मैग्नेटिक लाइंस को क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए करंट पॉजिटिव चार्ज मूविंग ए वायर, it produce magnetic field along with the wire, and the direction of the force and can be determined using right hand rule। फेमिंग के जो राइट हैंड रूल से अगर हम इस फ्लो ऑफ मैग्नेटिक जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस है, इसको हम जो है इसके थ्रू हम उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड द कंडक्टर विद direction of this magnetic field with regards to its north and south pole being determined by the direction of the current flowing through the conductor। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। There are basically two forms of electromagnetism, permanent magnets and temporary magnets। हमारे जो मकनातीस होती है जिसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, वो हमारा एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसको हम नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं, मैग्नेट्स भी कहते हैं, जो कि उसकी जो मकनातीस होती है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होती है वो हर वक्त होती है। और एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं, जिसकी जो मकनातीसी क़ुव्वत होती है वो टेम्परेरी होती है। अगर हमने उससे वोल्टेज का जो है वो हटा दें या उसको हम वोल्टेज सप्लाई ना करें या जो है ना उससे हम उसको मैग्नेटाइज ना करें तो उसकी मैग्नेटिज्म जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल टू मेक मैग्नेट सच एज आयरन, निकल एलॉय, क्रोमियम एंड कैवलेट एंड निकल्स। यानी ये मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल हैं इनसे हम जो है मैग्नेट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जो इन डिफरेंट मटेरियल में भी हमारे पास मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आज के टॉपिक में कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई भी मुश्किल हो, तो आप जो है ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है बाय ईमेल आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पांस दूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।